जब ताकत का नशा सर पे चढ़ जाता है और उस ताकत की वजह से आप कमज़ोरों का खून बहाना शुरू कर देते हो, तो जो आपके अपने भी हैं वो भी आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा नाम जिसको इसराइली अपना लीडर कहा करते थे, लेकिन आज उसी को इसराइली की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा इंसान है जिसकी सियासत खून, झूठ और कुर्सी के नशे पर चलती है। 1947 में तेल अवीव में पैदा हुआ, एलाइट जियोनिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखता था, अमेरिका में पढ़ाई की, वापस आया तो आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसका असली बैटलफील्ड मीडिया और पॉलिटिक्स रही। 1996 में पहली बार नेतन्याहू इसराइल का पीएम बना। यंग था, इंग्लिश बोलता था और वेस्ट का पपेट था, तो इसराइलियों को लगा कि शायद हमारा फ्यूचर इसकी लीडरशिप में अच्छा है। लेकिन उनको क्या पता था कि इसने एक मास्क पहना हुआ है और ये सिर्फ पावर का भूखा है, इसको किसी भी सूरत में और किसी भी हाल में सिर्फ कुर्सी से मतलब है। 2009 के इलेक्शन के बाद नेतन्याहू ने हर बार सिर्फ एक ही काम किया, गाजा पे बॉम्बिंग, गाजा के बच्चों का और मासूमों का खून बहाना, ईरान हमारा दुश्मन है और दुनिया को और इसराइलियों को ये बताना कि इसराइल को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, मेरे अलावा इसराइल की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। लेकिन असल में गाजा पे बॉम्बिंग करना, मासूमों का खून बहाना, ईरान को अपना दुश्मन बनाना, ये किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब काम किया करता था। हर फिलिस्तीनी की जान, हर फिलिस्तीनी पे बॉम्बिंग करना, ये सब उसके पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। हर मासूम का खून उसके एक वोट बैंक का काम करता था। पावर के साथ करप्शन भी आता है और नेतन्याहू करप्शन का बादशाह बन गया। केस नंबर 1000, अपने बिलियनियर दोस्तों से महंगे महंगे गिफ्ट लिए। केस नंबर 2000, मीडिया से डील की गई जिसमें यह कहा गया कि कुछ भी हो जाए आपको नेतन्याहू को अच्छा दिखाना है, और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। केस नंबर 4000, टेलीकॉम कंपनियों से डील की और बदले में कहा कि उसकी तारीफें करनी है। कहने को तो नेतन्याहू इसराइल का पीएम था, लेकिन पूरे सिस्टम का माफिया बना बैठा था। बिजनेस, मीडिया, ये जितने भी सेक्टर थे सब कुछ इसके अंडर में थे और इसके अकॉर्डिंग ही काम करते थे। अब आता है 2023 में इसने चाहा कि जितना भी अदालती सिस्टम है वो इसके कंट्रोल में आ जाए और इसके ऊपर जितने भी केसेस चल रही हैं उनको किसी सूरत से खत्म कर दे। बस यहाँ पर इसकी जनता जाग गई और उनको पता चल गया कि ये हमारा पीएम नहीं है बल्कि ये डिक्टेटरशिप है जो ये करना चाह रहा है। और जिस दिन इसराइलियों को ये समझ में आया कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है, उसी दिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। और इसमें नारे लगाए गए किसी भी सूरत से इलेक्शन हो जाए। अच्छा, जैसे ही इसने देखा कि मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसने फौरन गाजा के ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी जनता इस बार समझ गई थी कि ये हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, गाजा में बच्चों का खून बहा रहा है। और इसी के बाद हमें इसराइल में प्रोटेस्ट देखने को मिले। जो भी जियोनिस्ट का यूथ है वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। जितने भी वहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको इस बात का पता है कि ये बंदा देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दे रहा। इसको पता है कि जिस दिन इलेक्शन हो गई ये हारेगा और जिस दिन ये हार गया इसका जेल जाना तय है। फिरौन के पास भी ताकत थी, वो भी अपने आप को ये समझता था कि हमेशा मेरी पावर रहनी है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन चला गया और सबको आज ये याद है कि फिरौन ने कैसे जुल्म किया और उसका क्या हाल हुआ। यकीनन इसका भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि इसने अपनी कुर्सी के और अपनी पावर की लालच में जो मासूमों का 60,000 का खून बहाया है, सबका हिसाब देना पड़ेगा।